अध्याय 23। भारत छोड़ो आंदोलन, पाकिस्तान की मांग और आईएनए। भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स के जाने के बाद गांधी ने ब्रिटिश वापसी और किसी भी जापानी आक्रमण के खिलाफ एक अहिंसक असहयोग आंदोलन का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया। वर्धा में सीडब्ल्यूसी की बैठक 14 जुलाई 1942 ने संघर्ष के विचार को स्वीकार किया। अभी संघर्ष क्यों शुरू करें? कारण कई थे। 1. संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन की विफलता ने संवैधानिक प्रगति पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित रवैये को उजागर कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरह की चुप्पी भारतीयों से परामर्श किए बिना भारतीयों के भाग्य का फैसला करने के ब्रिटिश अधिकार को स्वीकार करने के समान होगी। 2. बढ़ने के कारण लोकप्रिय असंतोष था। चावल, नमक आदि की कीमतों और कमी और कारकों के कारण, जैसे बंगाल और उड़ीसा में नावों की कमान। असम, बंगाल और उड़ीसा में संभावित जापानी प्रगति के खिलाफ एक झुलसी हुई पृथ्वी नीति के बाद ब्रिटेन की आशंका थी। 3. दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों द्वारा पराजय की खबर और एक आसन ब्रिटिश पतन ने असंतोष को अभिव्यक्ति देने की लोकप्रिय इच्छा को बढ़ाया। जापानी सैनिक भारत की सीमा पर आ रहे थे। लोकप्रिय आस्था। ब्रिटिश शासन की स्थिरता इतनी कम थी कि लोग बैंकों और डाकघरों से जमा राशि निकाल रहे थे। 4. जिस तरह से अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्व एशिया से लोगों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया, 2 सड़कों को भारतीय शरणार्थियों के लिए ब्लैक रोड और विशेष रूप से यूरोपीय शरणार्थियों के लिए व्हाइट रोड प्रदान किया गया था, और एक एशियाई शक्ति द्वारा एक यूरोपीय शक्ति का मार्ग बिखरी सफेद प्रतिष्ठा और भारतीय प्रजा के प्रति ब्रिटिश व्यवहार। दक्षिण पूर्व एशिया ने शासकों के नस्लवादी रवैये को उजागर किया। 5. नेतृत्व जनता को इसके लिए तैयार करना चाहता था। एक संभावित जापानी आक्रमण। भारत छोड़ो प्रस्ताव जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक हुई और संकल्प लिया कि वह गांधी को अहिंसक जन आंदोलन की कमान संभालने के लिए अधिकृत करेगी। संकल्प को आमतौर पर भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित और सरदार पटेल द्वारा समर्थित, इसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा अनुमोदित किया जाना था। बंबई में 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक में कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई। बैठक में यह भी संकल्प लिया गया। भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग। अपनी रक्षा के लिए स्वतंत्र भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा करें। सभी प्रकार के फांसीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ अंग्रेजों के बाद भारत की एक अस्थायी सरकार बनाएं। निकासी के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की मंजूरी। ब्रिटिश शासन। गांधी को संघर्ष के नेता नामित किया गया था। गांधी के सामान्य निर्देश। विभिन्न खंड। गोवालिया टैंक की बैठक में गांधी के विशेष निर्देश दिए गए थे लेकिन वास्तव में जारी नहीं किए गए थे। वे समाज के विभिन्न वर्गों पर निर्देशित थे। सरकारी सेवक इस्तीफा न दें बल्कि कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। सैनिक सेना मत छोड़ो लेकिन हमवतन पर गोली मत चलाओ। विद्यार्थी आत्मविश्वास हो तो पढ़ाई छोड़ दें। किसाना अगर जमींदार सरकार विरोधी हैं तो आपसी सहमति से लगान अदा करें और अगर जमींदार सरकार समर्थक हों तो लगान न दें। राजकुमारों जनता का समर्थन करें और संप्रभुता स्वीकार करें। अपने लोगों की, रियासतों के लोग, शासक का समर्थन तभी करें जब वह सरकार विरोधी हो और अपने आप को भारतीय राष्ट्र का हिस्सा घोषित करे। गांधी ने अब प्रसिद्ध उपदेश के साथ पालन किया। यहाँ एक मंत्र है, एक छोटा, जो मैं आपको देता हूँ। आप इसे अपने दिल पर छाप सकते हैं और अपनी हर सांस को इसे अभिव्यक्ति दे सकते हैं। मंत्र है, करो या मरो। हम या तो भारत को आजाद करेंगे या इस प्रयास में मरेंगे।
हम अपनी गुलामी की निरंतरता को देखने के लिए नहीं जिएंगे। आंदोलन का प्रसार गांधी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलनों या सत्याग्रह, संगठनात्मक सुधार और लगातार प्रचार अभियान के माध्यम से सावधानी से गति का निर्माण किया था। सरकार, हालांकि, कांग्रेस के साथ बातचीत करने या आंदोलन के औपचारिक रूप से शुरू होने की प्रतीक्षा करने के मूड में नहीं थी। 9 अगस्त 1942 के शुरुआती घंटों में, एक ही झाड़ू में, कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अज्ञात गंतव्यों के लिए कांग्रेस कार्य समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रांतीय कांग्रेस के तहत समितियों को गैरकानूनी संघ घोषित किया गया था। 1908 का आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की सभा रक्षा के नियम 56 के तहत सार्वजनिक सभाओं को प्रतिबंधित किया गया था। भारत के नियम स्थापित नेताओं को हटाने ने छोड़ दिया। युवा और उग्रवादी तत्वों को अपनी पहल पर 7 तस्वीर से बाहर के प्रमुख नेता युवा अरुणा आसफ अली, तब तक अपेक्षाकृत अज्ञात, कांग्रेस की अध्यक्षता की। 9 अगस्त को समिति का सत्र और झंडा फहराया। भगदड़ पर जनता, आम जनता ने सत्ता के प्रतीकों पर हमला किया और सार्वजनिक भवनों पर जबरन राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी के लिए खुद को पेश किया, पुलों को उड़ा दिया गया, रेलवे ट्रैक हटा दिए गए और टेलीग्राफ लाइनें काट दी गईं। इस तरह का पूर्वी संयुक्त प्रांत और बिहार में गतिविधि सबसे तीव्र थी। छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों में हड़ताल पर जाने, जुलूसों में भाग लेने, अवैध समाचार पत्र, पत्रिकाएं लिखने और वितरित करने और भूमिगत नेटवर्क के लिए कुरियर के रूप में कार्य करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। अहमदाबाद, बॉम्बे, जमशेदपुर, अहमदनगर और पूना में मजदूर हड़ताल पर चले गए। भूमिगत गतिविधि, कई राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए और विध्वंसक गतिविधियों में लग गए। इन गतिविधियों में भाग लेने वाले समाजवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक सदस्य, गांधी आश्रमवासी, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी और बॉम्बे, पूना, सतारा, बड़ौदा और गुजरात, कर्नाटक, केरल, आंध्र, संयुक्त प्रांत, बिहार और दिल्ली के अन्य हिस्सों में स्थानीय संगठन थे। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटूभाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी और आर.पी. उषा मेहता ने बॉम्बे में एक भूमिगत रेडियो शुरू किया। भूमिगत गतिविधि का यह चरण हथियारों और गोला बारूद को वितरित करने के लिए कमांड और मार्गदर्शन की एक पंक्ति प्रदान करके लोकप्रिय मनोबल को बनाए रखने के लिए था। राय, यद्यपि अहिंसा की आवश्यकता हमेशा दोहराई जाती थी, गांधी का करो या मरो का मंत्र उग्रवादी मनोदशा का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी, सुमित सरकार, समानांतर सरकारें, कई स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित हुईं। बलिया, अगस्त 1942 में एक सप्ताह के लिए चित्तू पांडे के अधीन। उन्होंने कई कांग्रेस नेताओं को रिहा करवाया। तमलुक, मिदनापुर, दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक जातीय सरकार ने चक्रवात राहत कार्य किया, स्कूलों को अनुदान स्वीकृत किया, अमीरों से गरीबों को धान की आपूर्ति की, विद्युत वाहिनी आदि का आयोजन किया। सतारा, 1943 से 1945 के मध्य का नाम प्रति सरकार रखा गया था। बी जैसे नेताओं के तहत आयोजित किया गया। चौहान, नाना पाटिल आदि ग्राम पुस्तकालय और न्यायदान मंडलों का आयोजन किया गया। शराबबंदी अभियान चलाए गए और गांधी विवाह आयोजित किए गए थे। व्यवसायियों, दान, आश्रय और सामग्री सहायता के माध्यम से छात्रों, कुरियर के रूप में कार्य करना, साधारण ग्रामीणों द्वारा सक्रिय सहायता प्रदान की गई। सूचना से इनकार करके प्राधिकरण, पायलट और ट्रेन ड्राइवर, बम पहुंचाकर और अन्य सामग्री और पुलिस सहित सरकारी अधिकारी जो कार्यकर्ताओं को गुप्त सूचना देते थे,
सामूहिक भागीदारी की सीमा। भागीदारी कई स्तरों पर थी। युवा, खासकर स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं सबसे आगे रहे। महिलाओं, विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज की लड़कियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, और इसमें अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और उषा मेहता शामिल थीं। मजदूरों ने हड़ताल की और दमन का सामना किया। सभी स्तरों के किसान आंदोलन के केंद्र में थे। कुछ जमींदारों ने भी भाग लिया। यह किसान केंद्रित अधिकार के प्रतीकों पर उनका आक्रमण और वहां था जमींदार विरोधी हिंसा का पूर्ण अभाव। सरकारी अधिकारी, विशेष रूप से वे जो से संबंधित हैं, पुलिस और प्रशासन में निचले स्तरों ने भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार की वफादारी का क्षरण हुआ। मुसलमानों ने भूमिगत कार्यकर्ताओं को आश्रय देकर मदद की। आंदोलन के दौरान कोई सांप्रदायिक झड़प नहीं हुई। कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल नहीं हुए। रूस, जहां कम्युनिस्ट सत्ता में थे, पर नाजी जर्मनी द्वारा हमला किए जाने के बाद कम्युनिस्टों ने जर्मनी के खिलाफ ब्रिटिश युद्ध का समर्थन करना शुरू कर दिया और साम्राज्यवादी युद्ध जन युद्ध बन गया। मुस्लिम लीग ने आंदोलन का विरोध किया, इस डर से कि अगर अंग्रेज उस समय भारत छोड़ गए तो हिंदुओं द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाएगा। हिंदू महासभा ने आंदोलन का बहिष्कार किया। रियासतों ने कम महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिखाई। सरकारी दमन, यद्यपि मार्शल लॉ लागू नहीं किया गया था, दमन गंभीर था। आंदोलनकारी भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए और पर गोली चलाई। मारे गए लोगों की संख्या 10,000 आंकी गई है। प्रेस का गला घोंट दिया गया। सेना ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया। पुलिस और गुप्त सेवा ने सर्वोच्च शासन किया। विद्रोही गांवों पर भारी जुर्माना लगाया गया और कई गांवों में बड़े पैमाने पर कोड़े मारे गए। आकलन: नेताओं के बिना छोड़ दिया, कोई संयम नहीं था और हिंसा आम हो गई। आंदोलन के मुख्य तूफान केंद्र पूर्वी में थे। संयुक्त प्रांत, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक। छात्र, मजदूर और किसान आंदोलन की रीढ़ थे, जबकि उच्च वर्ग और नौकरशाही काफी हद तक वफादार रहे। सरकार के प्रति वफादारी का काफी क्षरण हुआ। इससे यह भी पता चलता है कि राष्ट्रवाद कितने गहरे तक पहुंच चुका है। आंदोलन ने इस सच्चाई को स्थापित किया कि यह नहीं था, भारतीयों की इच्छा के बिना भारत पर शासन करना संभव है। सहजता का तत्व पहले की अपेक्षा अधिक था। हालांकि कुछ हद तक लोकप्रिय पहल को नेतृत्व द्वारा ही मंजूरी दी गई थी, निर्देशों की सीमाओं के अधीन। साथ ही कांग्रेस लंबे समय से वैचारिक, राजनीतिक और संगठनात्मक रूप से संघर्ष की तैयारी कर रही थी। महान महत्व यह था कि आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के तत्काल एजेंडे पर स्वतंत्रता की मांग को रखा। भारत छोड़ो के बाद कोई पीछे नहीं हट सका। इस संघर्ष में आम लोगों ने अद्वितीय वीरता और उग्रवाद का परिचय दिया। उन्होंने जिस दमन का सामना किया वह सबसे क्रूर था, और जिन परिस्थितियों में प्रतिरोध की पेशकश की गई थी, वे सबसे प्रतिकूल थीं। गांधी उपवास। फरवरी 1943 में गांधी ने हिंसा की निंदा करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए आह्वान के जवाब में अनशन शुरू किया। उपवास राज्य की हिंसा के खिलाफ निर्देशित किया गया था। अनशन की खबर पर लोगों की प्रतिक्रिया तत्काल और जबरदस्त थी। हड़तालों, प्रदर्शनों और हड़तालों के माध्यम से देश विदेश में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। 3 सदस्य। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद ने इस्तीफा दे दिया। उपवास ने निम्नलिखित हासिल किया। जनता का मनोबल बढ़ा। ब्रिटिश विरोधी भावना को बल मिला। राजनीतिक गतिविधि के लिए एक अवसर प्रदान किया गया था। सरकार की मनमानी उजागर हुई। गांधी ने अपने विरोधियों का भला किया और मरकर उपकृत करने से इनकार कर दिया। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। 1943 का अकाल।
1943 के अकाल से युद्ध की भयावहता और असुविधाएं बढ़ गईं। सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल थे, जिनमें तमलुक, कोंताई, डायमंड हार्बर क्षेत्र, ढाका, फरीदपुर, टिपेरा और नोआखली शामिल थे। इस मूल रूप से मानव निर्मित अकाल, महामारियों, मलेरिया, हैजा और चेचक, कुपोषण और भूखमरी में लगभग 1.5 से 3 मिलियन लोग मारे गए। अकाल के मूल कारण इस प्रकार थे: एक विशाल सेना को डायवर्ट किए गए खाद्य पदार्थों को खिलाने की आवश्यकता। 2. बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया से चावल का आयात हुआ था, रोक दिया गया है। 3. अकाल घोर कुप्रबंधन और जानबूझकर मुनाफाखोरी से बढ़ गया। राशन के तरीके देरी से थे और बड़े शहरों तक ही सीमित थे। राजगोपालाचारी फॉर्मूला। इस बीच चल रहे संवैधानिक संकट को हल करने के प्रयास जारी थे और कुछ व्यक्तियों ने संवैधानिक प्रस्तावों के साथ आने का भी प्रयास किया। सूत्र: कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता सी राजगोपालाचारी (CR) ने 1944 में कांग्रेस लीग सहयोग के लिए एक सूत्र तैयार किया। यह पाकिस्तान के लिए लीग की मांग की एक मौन स्वीकृति थी। गांधी ने सूत्र का समर्थन किया। CR योजना में मुख्य बिंदु थे: मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी। लीग बनाने में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी। केंद्र में अस्थायी सरकार। युद्ध की समाप्ति के बाद उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भारत में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की पूरी आबादी को एक जनमत संग्रह द्वारा तय करना है कि एक अलग संप्रभु राज्य बनाना है या नहीं। विभाजन की स्वीकृति के मामले में रक्षा, वाणिज्य, संचार आदि की सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से किया जाने वाला समझौता। उपरोक्त शर्तें तभी लागू होंगी जब इंग्लैंड ने भारत को पूरी शक्तियां हस्तांतरित कर दी हों। आपत्तियां: जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार करे। वह चाहते थे कि जनमत संग्रह में केवल उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के मुसलमान ही मतदान करें, पूरी आबादी को नहीं। उन्होंने कॉमन सेंटर के विचार का भी विरोध किया, जबकि कांग्रेस उनके साथ सहयोग करने को तैयार थी। भारतीय संघ की स्वतंत्रता के लिए लीग संघ की स्वतंत्रता की परवाह नहीं की। यह केवल था एक अलग राष्ट्र में रुचि। वीर सावरकर के नेतृत्व में हिंदू नेताओं ने CR योजना की निंदा की। देसाई लियाकत पैक्ट। गतिरोध खत्म करने के प्रयास जारी रहे। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता भुलाभाई देसाई ने उस विधानसभा में मुस्लिम लीग के उपनेता लियाकत अली खान से मुलाकात की और दोनों केंद्र में एक अंतरिम सरकार के गठन के लिए मसौदा प्रस्ताव लेकर आए। को मिलाकर केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और लीग द्वारा नामित व्यक्तियों की समान संख्या। अल्पसंख्यकों के लिए 20% आरक्षित सीटें। इन आधारों पर कांग्रेस और लीग के बीच कोई समझौता नहीं किया जा सकता था, लेकिन यह तथ्य कि कांग्रेस और लीग के बीच एक तरह की समानता का फैसला किया गया था, इसके दूरगामी परिणाम थे। वेवल योजना। हालांकि मई 1945 में यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन जापानी खतरा अभी भी बना हुआ है। रूढ़िवादी। चर्चिल के नेतृत्व में ब्रिटेन की सरकार भारत में संवैधानिक प्रश्न के समाधान तक पहुंचने की इच्छुक थी। वायसराय लॉर्ड वेवल को भारतीय नेताओं के साथ बातचीत शुरू करने की अनुमति दी गई थी। जून 1945 में कांग्रेस नेताओं को जेलों से रिहा किया गया। सरकार क्यों उत्सुक थी? समाधान। अब 1. इंग्लैंड में आम चुनाव 1945 के मध्य में निर्धारित किया गया था। रूढ़िवादी एक समाधान तक पहुंचने पर ईमानदार के रूप में देखा जाना चाहते थे। 2. मित्र राष्ट्रों की ओर से आगे की तलाश करने का दबाव था। युद्ध में भारत का सहयोग। 3. सरकार भारतीय ऊर्जा को अंग्रेजों के लिए अधिक लाभदायक चैनलों की ओर मोड़ना चाहती थी। योजना गवर्नर जनरल की कार्यपालिका का पुनर्निर्माण करने का विचार था।
नए संविधान की तैयारी के लिए परिषद लंबित है के लिए। इस उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया था। जून 1945 में वेवल, शिमला में के मुख्य प्रस्ताव। वेवल योजना इस प्रकार थी। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने थे। सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व देना था। पुनर्निर्मित परिषद को 1935 के अधिनियम के ढांचे के भीतर एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करना था, अर्थात केंद्रीय विधानसभा के लिए जिम्मेदार नहीं। गवर्नर जनरल को अपने वीटो का प्रयोग करना था। मंत्रियों की सलाह। विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को कार्यकारी परिषद में नामांकन के लिए वायसराय को एक संयुक्त सूची प्रस्तुत करनी थी। यदि एक संयुक्त सूची संभव नहीं थी तो अलग सूची प्रस्तुत की जानी थी। संभावनाओं को बातचीत के लिए खुला रखा जाना था। एक बार युद्ध के अंत में जीतने के बाद एक नए संविधान पर मुस्लिम लीग का स्टैंड लीग सभी मुस्लिम सदस्यों को लीग बनाना चाहती थी। नामांकित व्यक्ति, क्योंकि यह डर था कि अन्य के उद्देश्य के बाद से अल्पसंख्यक दलित वर्ग, सिख, ईसाई आदि कांग्रेस के समान थे। यह व्यवस्था लीग को 1/3 अल्पसंख्यक तक कम कर देगी। वेवल पश्चिमी पंजाब के मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में खिज्र हयात खान को चाहते थे। लीग ने परिषद में कुछ प्रकार के वीटो का दावा किया, जिसमें मुसलमानों को अनुमोदन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता के विरोध में निर्णय लिया गया। कांग्रेस स्टैंड। कांग्रेस ने इस योजना पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस को विशुद्ध रूप से जाति हिंदू पार्टी का दर्जा देने का प्रयास है और सभी समुदायों के सदस्यों को अपने उम्मीदवारों में शामिल करने के अपने अधिकार पर जोर दिया। वेवल की गलती। वेवल ने वार्ता के टूटने की घोषणा की, जिससे लीग को एक आभासी वीटो मिल गया। इसने लीग की स्थिति को मजबूत किया, जैसा कि 1945-46 के चुनावों से स्पष्ट था, और जिन्ना की स्थिति को बढ़ाया और चर्चिल की रूढ़िवादी सरकार के वास्तविक चरित्र को उजागर किया। भारतीय राष्ट्रीय सेना और सुभाष बोस। सुभाष चंद्र बोस एक निडर व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा एक उग्रवादी प्रवृत्ति दिखाई थी और यूरोपीय लोगों द्वारा भारतीयों के किसी भी अपमान पर हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने चौथा स्थान हासिल करते हुए भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन 1921 में कांग्रेस के सदस्य बनकर स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए सेवा से इस्तीफा दे दिया। उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। वे 1923 में कलकत्ता के मेयर बने। अंग्रेजों ने उन्हें कई बार जेल भी भेजा। एक बार जब सुभाष चंद्र बोस को यह स्पष्ट हो गया कि वह गांधी के रास्ते पर नहीं चल सकते, लेकिन कांग्रेस गांधी का अनुसरण करने के लिए दृढ़ थी, तो बोस ने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए अपने तरीके से जाने का फैसला किया। मार्च 1940 में बोस ने रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया। यह फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का संयुक्त प्रयास था। सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया कि 6 अप्रैल को एक विश्वव्यापी संघर्ष शुरू किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सप्ताह के पहले दिन लोगों को किसी भी संसाधन, पुरुषों, धन या सामग्री के साथ साम्राज्यवादी युद्ध में मदद नहीं करने के आह्वान के साथ उन्होंने शाही उद्देश्य के लिए भारतीय संसाधनों के सभी प्रकार के शोषण का विरोध करने का आह्वान किया। 6 अप्रैल को शुरू हुए संघर्ष में लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। बोस को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने विरोध किया और कलकत्ता में होलवल के लिए प्रस्तावित स्मारक के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने का प्रयास किया। दिसंबर 1940 में भूख हड़ताल के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और नजरबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में यह बताया गया कि बोस भाग गए थे। 26 जनवरी 1941 को भगत राम की मदद से वे छद्म नाम जियाउद्दीन के तहत पेशावर पहुंचे।
बाद में यह सुना गया कि उन्होंने घर पर चल रहे संघर्ष को बाहर से पूरक करने के लिए भारत छोड़ दिया था। यह बताया गया था कि ब्रिटेन से स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष में मदद के लिए उन्होंने रूस से संपर्क किया था। लेकिन जून 1941 में रूस युद्ध में मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया, जिसने बोस को निराश किया। इसके बाद वह जर्मनी चले गए। बोस हिटलर से छद्म नाम ऑरलैंडो माजोटा से मिले थे। हिटलर की सहायता से फ्रीडम आर्मी मुक्ति सेना का गठन किया गया, जिसमें जर्मनी और इटली द्वारा कब्जा किए गए भारतीय मूल के युद्ध के सभी कैदी शामिल थे। जर्मनी के ड्रेसडेन को फ्रीडम आर्मी का ऑफिस बनाया गया। जर्मनी के लोगों द्वारा बोस को नेताजी कहा जाने लगा। उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर, जर्मनी से प्रसिद्ध नारा जय हिंद दिया। उन्होंने जनवरी 1942 में बर्लिन रेडियो से नियमित प्रसारण शुरू किया, जिसने भारतीयों को उत्साहित किया। 1943 की शुरुआत में उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया और उसी वर्ष जुलाई में जापान और फिर सिंगापुर पहुंचने के लिए जर्मन और बाद में जापानी पनडुब्बियों द्वारा यात्रा की। उन्हें रासबिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कमान संभालनी थी, लेकिन वह भारतीय राष्ट्रीय सेना का दूसरा चरण था। भारतीय की उत्पत्ति और प्रथम चरण। राष्ट्रीय सेना भारतीय युद्धबंदियों पाउस में से एक सेना बनाने का विचार मूल रूप से एक भारतीय सेना अधिकारी मोहन सिंह का था, जिन्होंने पीछे हटने वाले सैनिकों में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। मलाया में ब्रिटिश सेना। उसने मदद के लिए जापानियों की ओर रुख करने का फैसला किया। जापानियों ने तब तक भारतीय नागरिकों को ब्रिटिश विरोधी संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। मोहन सिंह ने भारतीय युद्धबंदियों के लिए कहा। जापानियों ने भारतीय युद्धबंदियों को मोहन सिंह को सौंप दिया, जिन्होंने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय सेना में भर्ती करने का प्रयास किया। सिंगापुर के पतन के बाद मोहन सिंह में शामिल होने के लिए कई POWs तैयार थे। 1942 के अंत तक 40,000 पुरुष ईना में शामिल होने के लिए तैयार थे। इसका इरादा था कि ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के लोगों के निमंत्रण पर ही कार्रवाई करेगा। इस सेना के गठन के कदम को कई लोगों ने दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों के खिलाफ जापानियों के कदाचार के खिलाफ और भारत के संभावित भविष्य के जापानी कब्जे के खिलाफ एक सुरक्षा के रूप में देखा है। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के फैलने के साथ ने को बढ़ावा मिला। सितंबर 1942 में ईना का पहला डिवीजन 16,300 पुरुषों के साथ बनाया गया था। जापानियों द्वारा भारतीय आक्रमण पर विचार करने के साथ ने की एक सशस्त्र शाखा का विचार उनके लिए अधिक प्रासंगिक लग रहा था। लेकिन जल्द ही ने द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को लेकर मोहन सिंह और जापानियों के नेतृत्व में भारतीय सेना के अधिकारियों के बीच गंभीर मतभेद सामने आए। दरअसल जापानी केवल 2000 की सांकेतिक सेना चाहते थे, जबकि मोहन सिंह एक बहुत बड़ी सेना जुटाना चाहते थे। मोहन सिंह को जापानियों ने हिरासत में ले लिया। दूसरा चरण सुभाष बोस के सिंगापुर आगमन के साथ शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस छद्म नाम आबिद हुसैन के तहत टोक्यो पहुंचे और जापानी प्रधानमंत्री तोजो से मिले। एक और महान स्वतंत्रता सेनानी रासबिहारी बोस की भूमिका को भी यहाँ स्वीकार किया जाना चाहिए। 1915 में असफल क्रांतिकारी गतिविधियों के बाद वे जापान भाग गए थे। जापान में रासबिहारी बोस अंततः एक प्राकृतिक नागरिक बन गए। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जापानियों की दिलचस्पी जगाने के लिए बहुत प्रयास किए। वो अखिल एशियाई हलकों में सक्रिय हो गया, इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना की और पश्चिमी साम्राज्यवाद की बुराइयों पर व्याख्यान दिया। बहुत पहले ही वे सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित थे। जब सिंगापुर में मोहन सिंह द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया, तो रासबिहारी बोस बहुत उत्साहित थे और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए टोक्यो छोड़ दिया।
यह बैंकॉक में एक सम्मेलन में था, उस समय भी जापानी कब्जे में था, कि आईएनए को एक भारतीय स्वतंत्रता लीग के तहत रखने का निर्णय लिया गया था, जिसके अध्यक्ष स्वयं रासबिहारी बोस होंगे। उन्होंने 1942 में टोक्यो में लीग की स्थापना की थी। जब सुभाष बोस को जापानियों ने आईएनए का नेतृत्व करने के लिए कहा, तो वे इसके लिए तैयार थे। वह सिंगापुर गए और रासबिहारी बोस से मिले और बाद में जुलाई 1943 में भारतीय स्वतंत्रता लीग और आईएनए के नियंत्रण और नेतृत्व को सुभाष को हस्तांतरित कर दिया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह रासबिहारी बोस द्वारा किए गए संगठनात्मक स्पैटवर्क पर था कि सुभाष बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण कर सकता है। सुभाष बोस 25 अगस्त को आईएनए के सर्वोच्च कमांडर बने। फरवरी 1944 में उनके फेफड़े खराब होने के बाद रासबिहारी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया और 21 जनवरी 1945 को 58 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष बोस ने सिंगापुर में एच.सी. चटर्जी वित्त विभाग, एमए, अयर प्रसारण, लक्ष्मी स्वामीनाथन महिला विभाग आदि प्रसिद्ध नारा मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा मलाया में दिया गया था। इस अनंतिम सरकार ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की और धुरी शक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। रंगरूटों को प्रशिक्षित किया गया और आईएनए के लिए धन एकत्र किया गया। रानी झांसी रेजिमेंट नामक एक महिला रेजिमेंट का भी गठन किया गया था। आईएनए मुख्यालय को रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया। बर्मा, जनवरी 1944 में और सेना के रंगरूटों को चलो दिल्ली युद्ध के नारे के साथ वहां से मार्च करना था। उनके होठों पर 6 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जापानी सेना द्वारा ईना को दे दिया गया था। द्वीपों का नाम बदलकर क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया। 6 जुलाई 1944 को सुभाष बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता आजाद हिंद रेडियो गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति के रूप में संबोधित किया। उन्होंने भारत की अंतिम स्वतंत्रता संग्राम के लिए गांधी से आशीर्वाद मांगा। शाह नवाज के नेतृत्व वाली एक आईएनए बटालियन थी। जापानी सेना के साथ इंडो बर्मा जाने की अनुमति सामने आए और इम्फाल अभियान में भाग लें। हालांकि भारतीयों को जापानियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार प्राप्त हुआ, जिसमें राशन और हथियारों से वंचित होना और जापानी इकाइयों के लिए छोटा काम करना शामिल था, और इसने आईएनए इकाइयों को निराश और हतोत्साहित किया। आजाद हिंद फौज ने बर्मा सीमा को पार किया और 18 मार्च 1944 को भारतीय धरती पर खड़ा हो गया। आईएनए इकाइयां बाद में कोहिमा और इम्फाल तक आगे बढ़ी। 14 अप्रैल को बहादुर समूह के कर्नल मलिक ने जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के उत्साही नारों के लिए मणिपुर के मोइरंग, जहां आज आईएनए मेमोरियल कॉम्प्लेक्स खड़ा है, में भारतीय मुख्य भूमि पर पहली बार आईएनए ध्वज फहराया। 3 महीने के लिए आईएनए ने मोइरांग में सैन्य प्रशासन कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन फिर मित्र देशों की सेना ने इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। आईएनए का भी जापानियों जैसा ही हश्र हुआ और सभी ब्रिगेडों ने 18 जुलाई 1944 को अपनी वापसी शुरू कर दी। उसके बाद स्थिर जापानी वापसी ने किसी को भी रद्द कर दिया। आईएनए से देश को आजाद कराने की उम्मीद 1945 के मध्य तक पीछे हटना जारी रहा। 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का आत्मसमर्पण हुआ और इसके साथ ही आईएनए आत्मसमर्पण किया। 18 अगस्त 1945 को कथित तौर पर ताइपे, ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष बोस की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। लेकिन जब युद्ध के बाद ईना पाउस को कोर्ट मार्शल करने के लिए भारत वापस लाया गया, तो उनके बचाव में एक शक्तिशाली आंदोलन उभरा। सारांश: भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ? अब एक आंदोलन,
क्रिप्स की विफलता ब्रिटिश इच्छाशक्ति की कमी का प्रमाण प्रस्तुत करती है। भारतीय मांगों को स्वीकार करने के लिए युद्धकालीन कठिनाइयों के खिलाफ जनता का असंतोष, आसन ब्रिटिश पतन की भावना, जनता को संभव के लिए तैयार करने की भारतीय नेतृत्व की इच्छा। जापानी आक्रमण, AICC बैठक, बॉम्बे, अगस्त 8, 1942। बैठक 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि करती है। सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार। प्रमुख गतिविधि, आम जनता खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल सत्ता के प्रतीकों पर हमला कर रही है। भूमिगत गतिविधि, कमान की एक पंक्ति प्रदान करने के लिए बलिया, यूपी, तमिलुक, बंगाल और में समानांतर सरकारें। सतारा, महाराष्ट्र। भाग लेने वाले वर्गों में युवा, महिलाएं, श्रमिक, किसान, सरकारी अधिकारी शामिल थे। कुछ कम्युनिस्टों ने फरवरी 1943 गांधी ने उपवास शुरू किया। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, मार्च 1944। लीग को तुरंत भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहिए और अंतरिम सरकार में सहयोग। युद्ध के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को स्वयं के अधिकार का प्रयोग करना था। दृढ़ निश्चय, विभाजन के मामले में रक्षा, वाणिज्य के लिए सामान्य केंद्र, संचार आदि। जिन्ना ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह चाहते थे कि कांग्रेस स्वीकार करे। 2 राष्ट्र सिद्धांत, देसाई लियाकत पैक्ट, कांग्रेस और लीग के उम्मीदवारों को समान प्रतिनिधित्व। केंद्रीय कार्यकारिणी में 20% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित। वेवल योजना, शिमला सम्मेलन, जून 1945। गवर्नर जनरल को छोड़कर एक अखिल भारतीय कार्यकारी परिषद और कमांडर इन चीफ, जाति हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व। मुस्लिम लीग चाहती थी कि सभी मुसलमान उसके नामांकित हों और कार्यकारी परिषद में एक सांप्रदायिक वीटो का दावा किया। कांग्रेस ने इसे विशुद्ध रूप से एक जाति हिंदू के रूप में चित्रित किए जाने पर आपत्ति जताई। दल, सुभाष बोस और आईएनए मोहन सिंह की भूमिका की उत्पत्ति। आईएनए का पहला चरण, आईएनए का दूसरा चरण। सुभाष बोस ने रासबिहारी बोस से पदभार ग्रहण किया। आईएनए की उपलब्धियां, भारतीय धरती पर फहराया झंडा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ जापानियों के साथ आईएनए का पीछे हटना।